प्यारे बच्चों, मैं हूं डॉक्टर शफकत राणा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। जैसा कि आप सभी बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को याद है, हम लोग पिछले लेक्चर्स में सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले लेक्चर्स मैंने आपको साथ जो साझा किए हैं उसके अनुसार मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये कोशिकांग आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आइए एक और कोशिकांग हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। सबसे पहले हम इसकी खोज और इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरे कोशिकांगों से भिन्न बहुत अधिक वैज्ञानिक इसकी खोज से संबंधित नहीं है। एक वेल नॉन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने इनको सर्वप्रथम तंत्रिका कोशिकाओं में देखा, बताया और एक नाम दिया इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस, यानी कि आंतरिक जालक उपकरण का नाम दिया। बाद में उनके सम्मान में ही इनको गोल्जी काय का नाम दे दिया गया। गोल्जी काय को कई प्रकार के नामों से जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर पूछा जाता है। कई नामों में से कुछ प्रमुख, जैसे इनको लिपोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं, इनको ट्रोफोस्पॉन्जियोसम भी कहते हैं, इनको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। डिक्टियोसोम के ऊपर प्रायः प्रश्न पूछे गए हैं और इनको कैनालिक्यूलर सिस्टम भी कहा जाता है। तो कई नामों से इनको जाना जाता है। आइए अब हम इनकी प्राप्ति स्थल के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक बेसिक बात है कोशिकांगों के बारे में कि कोशिकांग यदि किसी भी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ है, यानी कि वह यूनिट मेम्ब्रेन इकाई झिल्ली से यदि घिरा है, चाहे उसकी संख्या 1 हो चाहे उसकी संख्या 2 हो, 1 हो तो एकल झिल्ली, 2 हो तो दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा घिरा हो, तो वह तय हो जाता है कि वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाएंगे। तो चूंकि गोल्जी काय भी इकाई झिल्ली द्वारा घिरा कोशिकांग होता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ये लगभग सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी कुछ अपवाद हैं। अब वो अपवाद कौन कौन से हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे फंजाई, कवक, जैसे चालनी नलिका कोशिका, सीव ट्यूब सेल्स, जैसे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के एंथेरोजॉइड्स यानी पोमणु, जो कि नरयुग्मक के रूप में उनका कार्य करते हैं, कशाब युक्त होते हैं, लेकिन उनमें गोल्जी काय नहीं पाई जाती। और इसी तरह से एक प्रायः अपवाद में शामिल किया जाता है, वो है MMRBC यानी मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी, परिपक्व स्तनधारी लाल रक्त कणिकाएं। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर यूकैरियोटिक कोशिका होने के बावजूद गोल्जी काय अनुपस्थित देखी गई है। अब हम इनकी स्थिति के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि ये जो कोशिका है, कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर ये कहाँ पाए जाते हैं। तो जहाँ तक एनिमल सेल्स यानी प्राणी कोशिका की बात है, तो ये 2 रूपों में पाए जाते हैं। या तो एक ही स्थिति पर निश्चित होकर, यानी स्थिर होकर के, और वो स्थिति कहाँ पर, लगभग कोशिका के केंद्रक के आसपास प्रायः, तो वो स्थिति कहलाती है इसकी लोकलाइज्ड, या हम कहेंगे कि स्थिर स्थिति। तो जितनी भी जो वर्टिब्रेट सेल्स हैं, कशेरुक कोशिकाएं, उनके अंदर यही स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन एक और रूप है, वो है इसका विसरित रूप है, यानी डिफ्यूज्ड प्रकार है। तो
इस प्रकार में जो गोल्जिका है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि जाल बना करके रहती हैं। यानी एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, एक पर्टिकुलर विशिष्ट स्थिति पर, स्थल पर कन्फाइंड न रह करके पूरे ही कोशिका द्रव्य में स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और बिखरने के साथ साथ वे एक नेटवर्क या जाल का भी निर्माण कर लेते हैं। वो विसरित प्रकार या डिफ्यूज प्रकार कहलाता है। ये हमें नर्व सेल्स के अंदर मिलता है। जहाँ तक पादप कोशिकाओं की बात है तो पादप कोशिकाओं में तो ये कई कई बिखरी हुई यूनिट्स के रूप में कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। लेकिन जैसा कि ऊपर हमने एनिमल सेल के अंदर देखा, यदि वो बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं तो परस्पर जाल बनाते हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये कई सारी यूनिट्स में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं और परस्पर जुड़ते नहीं हैं। जुड़ते नहीं हैं अर्थात जाल का निर्माण भी नहीं करते। तो इनके जो घटक हैं, इनके जो छोटी छोटी रचनाएं, जो कि अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, वो बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं और उनको हम कलेक्टिवली संयुक्त रूप से डिक्टियोसोम का नाम देते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि डिक्टियोसोम्स किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हम कहेंगे पादप कोशिका में। वो ऑप्शंस जो हैं वो एनिमल सेल के उदाहरण बना देंगे। तो डिक्टियोसोम प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये बात हुई गोल्जी इकाई की कोशिका में स्थिति की। अब आती है बात गोल्जी इकाई की संख्या की, कि एक कोशिका के अंदर कितनी संख्या होती है। तो ऐसा प्रायः देखा गया है कि अधिकांश कोशिकाओं में इनकी संख्या 10 से 20 के बीच में होती है। हालांकि सर्वाधिक संख्या के लिए हमारे पास एक उदाहरण कारा है, जो कि एक प्रकार का शैवाल है, और उसमें इसकी संख्या 25,000 तक भी होती है। गोल्जी इकाई की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उस कोशिका की प्रकृति कैसी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यानी अगर कोशिका की प्रकृति ऐसी है, यानी वो ऐसे अंगों में उपस्थित है जो कि सिक्रीशंस का काम कर रहे हैं, यानी ग्लैंड्स में है वो, तो फिर तय बात है कि वहाँ पर गोल्जी इकाई की संख्या काफ़ी अधिक होगी। तो स्त्रवण करने वाली कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक होती है। अब आते हैं हम इसकी संरचना की चर्चा करते हैं। तो यदि हम सूक्ष्मदर्शी से इसका अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि एक गोल्जी इकाई 3 रचनाओं से मिलकर के बना होता है, और ये 3 रचनाएं, एक होती है सिस्टर्नी, एक होती है नलिका ट्यूब्यूल्स, और एक होती है वेसिकल्स यानी आशय या पुटिकाएं। अभी इनके बारे में हम डिटेल में जाएं उससे पहले इनको हम चित्र से देख लें। ये जो रचनाएं देख रहे हैं जिनके कि सिरे सिरे गोल हैं, इस तरह से ऐसी चपटी चपटी फ्लैट ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी रचनाएं सिस्टर्नी कहलाती हैं। जबकि ये वाली जो रचनाएं देख रहे हैं जो कि इन सिस्टर्नी की सतह पर, दोनों सतह पर, उधर वाली सतह हो चाहे ये, जाल का निर्माण कर लेती हैं, वो नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। और इन सिस्टर्नी के किनारों पर ये गोलाकार लगभग पिंच ऑफ होकर के कट के निकलती रहती हैं। ये रचना ये सारी आपकी वेसिकल्स या आशय या पुटिकाएं कहलाती हैं। तो 3 रचनाओं से मिलकर के गोल्जी इकाई का निर्माण होता है। आइए हम पहली रचना की बात करते हैं, सिस्टर्नी की। तो मैं कहूं कि सिस्टर्नी ही गोल्जी इकाई के निर्माण का सबसे प्रमुख घटक है। यानी गोल्जी इकाई का वास्तव में 70-80% इसी से मिलकर के बना होता है सिस्टर्नी, जो कि एक लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग होता है कलेक्टिंग सेक्स। इसको सेक्यूल नाम से भी जाना जाता है। जैसा अभी मैंने चित्र में बताया, ये लंबी और चपटी और समानांतर क्रम में व्यवस्थित सैक लाइक यानी बैग लाइक रचनाएं होती हैं, जो एक के ऊपर एक ढेर के रूप में, वही स्टैक्स बना करके जैसे कॉइन्स इकट्ठे करते हैं, पाई जाती हैं। और इनका जो अवकाश है, जो बीच की जो अंदर जो ल्यूमेन है, कैविटी है, वो करीबन 60 से 90 एंगस्ट्रॉम होता है। अब एक कोशिका में सिस्टर्नी की बात करें हम तो इसके अनेक ढेर उपस्थित होते हैं, अनेक ढेर। जैसे अभी यहाँ भी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे कई सारे ढेर, और ये आपस में ये जो हैं
जुड़े रहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप देख रहे हैं ये जो सिस्टर्नी है वो लगभग धनुष की तरह कर्व्ड है या वक्रित है। कभी भी सिस्टर्नी सीधी नहीं पाई जाती है। अब जब वक्रित हो जाती हैं तो आप देख रहे हैं कि एक इसकी अवतल सतह बन जाएगी, गड्ढे वाली सतह बन जाएगी, और एक इसकी उभार वाली यानी उत्तल सतह बन जाएगी। तो हम जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, जो इसकी उभार वाली सतह है यानी जो उत्तल सतह है उसको हम सिस सतह कहते हैं, और इसको एंट्री फेस या फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, और यह कोशिका की परिधि की ओर स्थित होता है। जबकि जो इसकी कॉन्केव सतह है यानी अवतल सतह है उसको ट्रांस सतह कहते हैं, और इसको एग्जिट फेस या मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। जो पुटिकाएं हैं यानी जो आशय हैं, जो तीसरा घटक है गोल्जिकाय का, उसका निर्माण इसी सतह से होता है, कॉन्केव सतह से। आप देख पा रहे हैं ये कॉन्केव सतह पे। यहाँ नामांकन में थोड़ी त्रुटि हो गई है, ये सिस सतह की जगह ट्रांस सतह होगा, और ये जो उत्तल सतह है ये सिस सतह होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पुटिका का निर्माण हमेशा कॉन्केव यानी ट्रांस सतह पर ही किया जाता है। दूसरा घटक होता है इसका ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं। तो आप देख रहे हैं कि नलिकाएं जो है वो दोनों ही सतह पर, चाहे ये वाला क्षमा करें ट्रांस सतह और ये सिस सतह, तो ट्रांस सतह हो चाहे सिस सतह हो, दोनों सतह पर पाए जाने वाली ये नलिकाकार रचनाएं होती हैं और ये जाल का निर्माण करती हैं। इनका व्यास 30 से 50 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब जो तीसरी रचना आप देख रहे हैं गोलाकार, ये पुटिकाएं या वेसिकल्स कहलाते हैं, और इनका व्यास 20 से 80 नैनोमीटर के बीच होता है, और ये प्रायः सिस्टर्नी के सिरों पर ही पाई जाती हैं। अब ये स्वयं भी दो प्रकार के होते हैं आशय, एक तो कोटेड होते हैं और एक स्मूथ होते हैं। स्मूथ की सतह पर कोई रचना नहीं पाई जाती, जबकि कोटेड की सतह पर कुछ प्रोटीन्स स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हम गोल्जी काय की यदि रचना देखें तो इन तीन घटकों से सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से मिलकर के गोल्जी काय का निर्माण होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं गोल्जी काय के रासायनिक संगठन की। तो यह चूंकि इकाई झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, अतः इसमें प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स तो पाए ही जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त गोल्जी काय के जो अवकाश या ल्यूमेन होते हैं उसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कुछ नाम मैंने इस स्लाइड के अंदर लिखे हैं, जैसे साइटिडिन ट्राई फॉस्फेटेज है, या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, या ग्लाइकोलिसिस ट्रांसफरेज है। इस तरह से कई प्रकार के एंजाइम्स इसके अंदर ल्यूमेन में पाए जाते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है गोल्जी काय से रिलेटेड, वो है गोल्जी काय का ऑरिजिन या उसकी उत्पत्ति, यानी उसका निर्माण कैसे होता है। तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है इसके लिए, और वो ये है कि गोल्जी काय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जो चिकनी अंतर प्रद्रव्य जालिका होती हैं उसके टुकड़ों से ट्रांजिशनल वेसिकल्स के रूप में उत्पन्न होते हैं, परिवर्ती वेसिकल आशय के रूप में बनते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक यानी हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही गोल्जी काय का निर्माण करती है। बाद में साइटोप्लाज्म के एक जोन ऑफ एक्सक्लूजन होता है, उसमें ये सारे जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके सिस्टर्नी का निर्माण करते हैं। तो ओवरऑल देखें हम तो किसने बनाया इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और वो भी कौन सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और कुछ वैज्ञानिक हालांकि गोल्जी काय का जो उत्पत्ति है उसको प्लाज्मा कला, केंद्र कला और पूर्वगामी गोल्जी काय से भी मानते हैं। अब हम चलते हैं गोल्जी काय के अंतिम टॉपिक यानी उनके फंक्शंस और कार्य के बारे में। तो कुछ लिस्ट बना रखी है, कोई 11-12 कार्य आपके सामने प्रदर्शित हैं स्लाइड में। ये कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में भाग लेता है, जैसे सियालिक अम्ल है, गैलेक्टोज है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स हैं, पैक्टिक कंपाउंड्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, हेमिसेल्यूलोज है। इस प्रकार से कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भाग लेता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के निर्माण में भी मीडिएटर या मध्यस्थता का कार्य करता है।
जो संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उसकी जो मैट्रिक्स वाला भाग होता है, आप सभी जानते हैं, जूलॉजी में पढ़ते हैं आप लोग कि जो संयोजी ऊतक होते हैं उसमें 3 घटकों में से एक मैट्रिक्स होता है। तो जो मैट्रिक्स है, संघांतरी कहते हैं उसको, उसका निर्माण भी गोल्जी काई के द्वारा ही किया जाता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी करता है। एक और इम्पॉर्टेंट काम है इनका म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का सल्फोटेशन करना। तो ऐसे कई सारे कार्यों की लिस्टों में अगला कार्य है जो कि मैं समझता हूँ सबसे पहला कार्य होना चाहिए, और वो था स्त्रवण का कार्य। मैंने आपको पहले भी बताया कि वे अंग या वे शारीरिक भाग जहाँ पर स्त्रवण की क्रिया की जाती है यानी ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ पर ही गोल्जिकाए सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इसका प्रमुख कार्य स्त्रवण या सिक्रीशन है। ये कलाओं का रूपांतरण करने में भी सहायक हैं। अब आते हैं कुछ और छोटे छोटे काम। तो इनके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक वैज्ञानिक गुजरे हैं जिनका नाम है नोविकोफ। नोविकोफ ने GERL सिस्टम दिया था, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ स्लाइड में। तो याद रखें, ER से बनता है G और G से बनता है L, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है गोल्जी काई और गोल्जी काई से बनता है लाइसोसोम। इसको अपन बोलते हैं GERL सिस्टम। नवा काम देखें हम तो एक्रोसोम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना होती है स्पर्म्स के अंदर, शुक्राणु के अंदर, जो कि निषेचन के समय अंडे की जो विभिन्न झिल्लियां हैं उनको भेदने का काम करती हैं विशेष प्रकार के एंजाइम्स के स्त्रवण द्वारा। तो जो स्पर्म्स के जो एक्रोसोम है उसका निर्माण भी गोल्जी काई द्वारा किया जाता है। और इसी प्रकार से गोल्जी काई जो है वो उपास्थि या कार्टिलेज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पादप कोशिकाओं में जब सेल डिवीज़न होता है तो जब केंद्रक विभाजन हो चुका होता है तब कोशिका द्रव्य विभाजन के समय जब नई कोशिका भित्ति बनती है तब सेल प्लेट्स का निर्माण किया जाता है फ्रेगमोप्लास्ट के रूप में। तो वो जो सेल प्लेट है उसके निर्माण में भी गोल्जी काई की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी हम ओवरऑल अगर कहें तो पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय सेल वॉल या कोशिका भित्ति के निर्माण में भी गोल्जी काई का महत्वपूर्ण रोल होता है। और एक और कार्य है एनिमल्स के अंदर, जंतु कोशिकाओं में, जो खासतौर पे जो एग्स के जो यॉक होते हैं, पीतक होते हैं, उसके निर्माण में भी गोल्जी काई इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो ये हुए गोल्जी काई के कार्य, और इसी के साथ हमारा यहाँ पर एक और कोशिकांग भी यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक बार एक और नए कोशिकांग के साथ। थैंक यू।